Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें ये आर्टिकल्स आपके सामने हैं. हम डिस्कस करेंगे अबाउट देम इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे, जनरली जैसे हम हर लेक्चर के अंदर करते हैं. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेशन. पहले एक आइडिया दे देती हूँ. अच्छा, ये इंडेक्स है, ऐसे हम इस सेशन में प्रोसीड करेंगे. सो व्हाट वी विल बी कवरिंग, ये लिस्ट आपके सामने है. फर्स्ट आर्टिकल दैट इज रिटन हेयर इज रिगार्डिंग ब्लू टंग डिसीज. तो कैसी डिसीज है, कहीं इसका आउटब्रेक हुआ है, कहाँ है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किसको होती है, तो वो सारी डिस्कशन होगी ब्लू टंग डिसीज को लेके. अगला जो आर्टिकल है उसमें हम 2024-25 का जो इंटरिम बजट आया है उसके कुछ हाइलाइट्स जो होंगे वो डिस्कस करेंगे. मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यू हैव वन स्टॉप सेंटर स्कीम. कैसी स्कीम है, किसके लिए है? जब भी हम स्कीम कवर करते हैं आपको पता ही है उसकी जो अप्रोच रहती है, कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. जीएस पेपर 2 से आप इसे लिंक कर सकते हो. देन कुछ न्यू रामसर साइट्स आई हैं, तो होमवर्क मैं आपको अभी दे देती हूं. मैं आपको जो न्यू रामसर साइट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी. आपके लिए क्या होमवर्क है, मैप वाला ही होमवर्क है. जो भी रामसर साइट्स हैं इंडिया के अंदर उनके बारे में मैप में आप देखोगे. बेसिकली रामसर साइट्स का मैप आपको देखना है और इसका स्टैटिक पोर्शन आज आप कवर करोगे, राइट. तो रामसर साइट्स और व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस और ये क्या है, वेटलैंड्स, तो ये एक स्टैटिक एनवायरनमेंट का लिंक हो जाता है. मैं जो न्यू रामसर साइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी सारी. और फिर उसके बाद आप जीएस पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो, आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर सकते हो, प्रीलिम से लिंक कर सकते हो. मार्तंड सन टेम्पल क्यों न्यूज में है, क्या सिग्निफिकेंस है और इसके सारे जो फीचर्स, बेसिकली जैसे हम टेम्पल देखते ही हैं हमेशा, तो टेम्पल से जुड़ी हुई सारी बातें हम पर्टिकुलर जो है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर करेंगे. सो आई होप अब आपको एक आइडिया लग गया है कि अच्छा ऐसे हम इस सेशन के अंदर प्रोसीड करने वाले हैं. सेशन अच्छा लगता है, एज आई हैव मेंशन्ड, डू लेट मी नो. आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक होता है उसको कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखें. रिवीजन जरूर करें, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन. तो इसीलिए जितना भी कंटेंट हमने कवर कर लिया है वो आपको ऐसा नहीं है कि आगे छोड़ पीछे, आगे भागना और पीछे छोड़ देने वाली कहानी है, वो बिल्कुल मत करिएगा. साथ साथ अपना हर एक आर्टिकल जो है जो हमने कवर किया है उसको वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, डेली रिवीजन के तौर पे कवर करते रहें. ठीक है जी. जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द इंटरिम बजट. फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया इंटरिम यूनियन बजट को 24-25 के लिए पार्लियामेंट के अंदर ऑन 1 February. ठीक है. इंटरिम बजट हमें पता ही है. अभी इंटरिम बजट इसीलिए है क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन के बाद जुलाई में फुल बजट होगा. सरकार बदलती है, यही रहती है, तो इसलिए आप उसमें अभी मेजर टैक्सेस को लेके और ऐसे कुछ इस बजट में नहीं आता है. हमने हलवा सेरेमनी के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कि लॉक इन से पहले हलवा सेरेमनी हुई थी, राइट. तो हलवा बटा और फिर उसके बाद अब देखते हैं कि अब बजट आ गया है, तो इंटरिम बजट, तो क्या हाइलाइट्स हैं इसके. इंटरिम बजट प्रेजेंट करते टाइम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है फॉर द नेक्स्ट ईयर उसे बढ़ा के कर दिया है. इट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 11.1%. कितना? टू ₹11 लाख करोड़, और ये 3.4% ऑफ द जीडीपी होगा. ठीक है जी. सो जो इंटरिम बजट है इट कंटेन्स नंबर ऑफ अनाउंसमेंट्स एंड स्ट्रैटेजीज इंडिकेटिंग द डायरेक्शंस एंड डेवलपमेंट अप्रोच फॉर मेकिंग इंडिया विकसित भारत बाय 2047. सो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि जो बजट है इट आउटलाइंस दिस विजन फॉर इंडिया. जो इंडिया का विजन है विकसित भारत होना है, 2047 तक होना है. सो इट इज इंडिकेटिंग कि अपनी जो अप्रोच है दैट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अप्रोच फॉर द नेशन. श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने एम्फेसाइज किया सरकार का जो कमिटमेंट है, क्या? टू मेक ईस्टर्न रीजन पे अटेंशन. तो
Finance Minister said that government will pay utmost attention to make Eastern region and its people a powerful driver of India's growth. तो basically commitment is to make the Eastern region of India की एक significant contributor हो to the country's overall economic growth. तो इसमें पूरे it is involving ऐसी strategies को implement करना, यानी ऐसे initiatives को लाना कि आप उस region के लोगों को भी empower करें, right? Active participation की बात है अगर कुल मिला के कहूँ तो इन दी नेशंस प्रोग्रेस, राइट? तो फर्दर अगर आप देखो, हम अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करूं तो फॉर टेक सेक्टर के लिए क्या है? कॉर्पस ऑफ ₹1,00,000 crore. So corpus of ₹1,00,000 crore will be established with 50-year interest-free loan. So ऐसे सोच लो कि ये फंड ऑफ ₹1,00,000 crore will be established टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए. लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यू हैव सेट असाइड, और ये जो फंड है इट विल बी प्रोवाइडेड एज अ लोन विदाउट एनी इंटरेस्ट 50 सालों के लिए. तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म की तरह हो गया ये टेक इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए. सो द मनी फ्रॉम दिस फंड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. सो दिस विल एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर्स टू स्केल अप रिसर्च एंड इनोवेशन सिग्निफिकेंटली इन दी सनराइज डोमेन. जो एरिया इमर्ज हो रहा है, सामने आ रहा है और जो बहुत जरूरी है, सो द मनी फ्रॉम दिस फंड कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. एंड इसका एम यही है कि टेक कंपनीज के लिए आसान बनाया जाए टू इन्वेस्ट इन रिसर्च इनोवेशन जो कि इमर्जिंग एरियाज हैं. ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी मोटिवेट होंगी टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर एफर्ट्स इन रिसर्च एंड इनोवेशन. ठीक है जी. इन जो न्यू फील्ड्स हैं, जो प्रॉमिसिंग फील्ड्स हैं, जिन्हें हम सनराइज डोमेन बोलते हैं. अगला जो है वो है अपना रेलवेज के लिए. 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स विल बी इम्प्लीमेंटेड. कौन कौन से? एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर्स, port connectivity corridors and high traffic density corridors. So the budget allocates resources for these 3 railway corridor programs. So these are जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर हो गया, पोर्ट कनेक्टिविटी वाला कॉरिडोर. सो दीज आर स्ट्रेटेजिक रूट्स, ऐसे रूट्स दैट आर फॉर ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल गुड्स, राइट? तो वो एफिशिएंटली हो जाए चीजें. फिर उसके बाद 40,000 regular train compartment bogies will be upgraded so that they meet the standards of Vande Bharat trains. तो मकसद क्या है, एम क्या है? सेफ्टी एनहांस करना, कन्वीनियंस बढ़ाना, और जो पैसेंजर्स जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए और ज्यादा कन्वीनियंस हो. ठीक है जी. तो ये हो गया रेलवे के रिगार्डिंग जो बजट में इंक्लूडेड है. रही बात एविएशन सेक्टर की, जो एयरपोर्ट्स हैं उनका नंबर डबल हुआ है टू 149 एंड टुडे 517 नए रूट्स हैं दैट आर कैरिंग 1.3 करोड़ पैसेंजर्स. इंडियन कैरियर्स हैव प्रोएक्टिवली प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर ओवर 1000 न्यू एयरक्राफ्ट. तो एविएशन सेक्टर जो है वहां देखें तो एयरपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है. देर आर मोर प्लेसेस नाउ जहां पर एयरप्लेन्स कैन टेक ऑफ लैंड, तो एयरपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं. नए रूट्स अगर आप देखें, सो यू आर कनेक्टिंग वेरियस डेस्टिनेशंस, और ये दीज यूट्स आर बीइंग यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लाइक 1.3 करोड़ पैसेंजर्स. तो एक ट्रैवल कनेक्टिविटी में भी एक्सपेंशन अपने को देखने को मिला है. सो इंडियन एयरलाइंस दे हैव एक्टिवली प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर मोर देन 1000 न्यू एयरक्राफ्ट. ये क्या दिखा रहा है? एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू एयरप्लेन्स, ताकि आप अपना एविएशन फ्लीट और ज्यादा एक्सपैंड करें और ज्यादा एनहांस करें. फिर उसके बाद आता है अपना एलोकेशन फॉर मनरेगा स्कीम. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है टू प्रोवाइड 86,000 करोड़ फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम इन द इंटरिम बजट 24-25. पिछले साल इसको लेकर बहुत इस पे हिंदू में बहुत एडिटोरियल्स आए थे कि कम पैसा एलोकेट हुआ है. फिर सरकार ने अपने रीजंस दिए थे. एक हॉट टॉपिक बन गया था, कंट्रोवर्शियल भी बोल सकते हैं, बट बहुत एडिटोरियल्स इस पे रहे थे मनरेगा स्कीम को लेकर. सो द अमाउंट वाज ₹60,000 करोड़ फॉर 23-24. अभी वो बढ़ाया है, राइट? तो एविएशन सेक्टर में एक्सपेंशन देखने को मिली है. और रही बात मनरेगा के अंदर, तो वहां पर भी इंक्रीज देखने को मिला है. बजट एलोकेशन के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमिटमेंट रूरल एरियाज के अंदर इट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स. फिर उसके बाद फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल की अगर मैं बात करूं, 3F, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल. सो द सब्सिडी बिल फॉर दीज 3 essential sectors is expected to reach 5-year low
दैट इज ऑफ अराउंड 3.8 लाख करोड़ इन 24-25। इसका मतलब गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है दैट इज स्पेंडिंग लेस ऑन सब्सिडाइजिंग दीज आइटम्स एज कंपेयर टू द पास्ट 5 years। फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी रिडक्शन देखने को मिला है विद होप्स ऑन इंप्रूवमेंट इन सिचुएशन इन यूक्रेन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज। तो बेसिकली फर्टिलाइजर सब्सिडी हैज बीन डिक्रीज ऑल्सो। डेमोग्राफिक को लेके क्या चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू डेमोग्राफिक? पहले तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है फॉर्मेशन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी। ये कमेटी किस लिए होगी? ये कमेटी का टास्क है विद they are tasked with studying and considering the challenges that are arising from the fast population growth। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके चलते क्या चैलेंजेस हैं वो सब पढ़ना, वो सब कंसीडर करना, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं कंट्री के अंदर वो सब कंसीडर करना और वो देखना, वो एनालाइज करना। कमेटी विल बी मैंडेटेड टू मेक रिकमेंडेशंस कि अच्छा ये चैलेंजेस हैं तो क्या रिकमेंडेशन आप करते हो वो देखना। ये जो हमारा जो विकसित भारत का गोल है, डेवलप्ड इंडिया का गोल है, उसके अलाइनमेंट में। सो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच आप बोल सकते हैं दैट इज टुवर्ड्स मैनेजिंग द डेमोग्राफिक चेंजेस या फिर लेवरेजिंग द डेमोग्राफिक चेंजेस फॉर नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है जी। सो इट विल एड्रेस देम इन लाइन और इन द लाइन विद गोल ऑफ द डेवलपिंग इंडिया। तो ये है अपने कुछ हाईलाइट्स as far as interim budget is concerned। in other sessions अभी 2-3 लेक्चर्स अगर आप देखेंगे अभी इन दिनों के अंदर तो इसमें बजट को लेकर, इंटरिम बजट को लेके और भी डिटेल डिस्कशन होती रहेगी इन कंटिन्यूटी, राइट। तो ये मेजर हाइलाइट्स मैंने आपको एक बार दिखा दिए हैं, शेयर कर दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच सेक्टर। Union Minister for Women and Child Development said that one-stop centers to help women who have faced violence have been established। तो basically बात हो रही है कि one-stop centers establish करे गए हैं in over 700 districts across the country। तो what do you understand by this one-stop center scheme? पहले तो ये एक centrally sponsored scheme है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। सो द मेन गोल क्या है इस स्कीम का? सपोर्ट देना। कैसा सपोर्ट? हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देना, असिस्टेंस देना। किसको? उन विमेन्स को जिन्होंने वायलेंस एक्सपीरियंस किया है। तो चाहे वो वायलेंस पब्लिक स्पेस में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, होम्स एंड पब्लिक स्पेसेस। तो स्कीम का मकसद क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड इमीडिएट, emergency and non-emergency access to various services, right? Like all conveniently located under one roof। So services जैसे जिसके अंदर मैं बात करूँ, मेडिकल हो गई, लीगल होगी, साइकोलॉजिकल होगी, काउंसलिंग सपोर्ट हो गया, ये रेंज ऑफ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। और aim is to address all forms of violence and to combat all forms of violence against women। So जब आप you're bringing together different types of assistance, तो one stop center aims to make it easier for women जिन्होंने violence face किया है, ताकि उनको जिनको जरूरत है और वो मिल जाए उन्हें। So basically the goal is to combat violence against women and offer a comprehensive support under a single roof। तो target group कौन है? All women belong on girls also below 18 years of age who are affected by violence, irrespective of क्या कास्ट है, क्या क्लास है, क्या रिलीजन है, क्या रीजन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, डजंट मैटर। जितनी भी विमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, who are affected by any sort of violence, irrespective of caste, class, region, ये सारे टारगेट ग्रुप रहेगा। जो गर्ल्स हैं बिलो 18 years of age, institutions and authorities established under the Juvenile Justice Act 2000 and the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 linked with the OSC। तो बेसिकली वो यही बोल रहे हैं, जो लड़कियां 18 साल से कम की हैं वहां पर स्पेशल अटेंशन देते हुए कि फॉर गर्ल्स वन स्टॉप सेंटर्स ने, फॉर गर्ल्स हु आर बिलो 18 years of age, वन स्टॉप सेंटर ने कोलैबोरेट किया है विद अथॉरिटीज दैट आर एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, राइट, विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2000। मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि जो यंग गर्ल्स हैं उन्हें एप्रोप्रिएट सपोर्ट मिले। अब रही बात फंडिंग की, The scheme will be funded through Nirbhaya Fund। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। मैंने आपको बताया था
स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं ऑफ द वन स्टॉप सेंटर आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब local government officials at the district levels, they all are they will be implementing and managing it. सर्विसेज क्या प्रोवाइड होंगी वन स्टॉप सेंटर के अंदर? वन स्टॉप सेंटर एज दे आर हेल्पिंग वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्सेस टू डिफरेंट सर्विसेज, तो वो मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया था अगर आपको याद हो तो, जिसके अंदर आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू सर्विसेज मतलब इमीडिएट हेल्प होगी ड्यूरिंग इमरजेंसी, सपोर्ट दिया जाएगा और फिजिकल वेलबींग, मेडिकल असिस्टेंस होगी, देयर विल बी असिस्टेंस इन लॉजिंग FIR, राइट, और को सोशल सपोर्ट, काउंसलिंग, बेसिकली इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, लीगल मैटर्स को लेके असिस्टेंस हो गई, सेफ अकोमोडेशन हो गया, टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी होगी फॉर असिस्टेंस ऑल्सो। सो दीज ऑल आर दी सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं सेड दैट 5 मोर इंडियन वेटलैंड्स को ऐड किया गया है टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। होमवर्क यही है, जब मैं बात कर रही हूँ रामसर कन्वेंशन की वो आप अपने स्टैटिक में पढ़ोगे, साथ ही साथ रामसर साइट्स जो हैं वो मैप में देखोगे। अभी जो 5 और इंडियन वेटलैंड्स को ऐड किया गया है अंडर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो कौन कौन सी हैं? यहां पर मैं हर एक जो ये साइट है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है जी, तो पहली जो है दैट इज अनका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। सो ये कहां पर है? So, Anka Samudra Bird Conservation Reserve, it is a man-made village irrigation tank, ecologically important wetland है, support करता है more than 1% of biogeographic population of painted stork and black-headed ibis। तो यहाँ ना आपको जब मैं रामसर साइट्स की बात करूंगी तो साथ साथ कुछ स्पीशीज भी हैं उससे जुड़ी हुई, तो वो भी ध्यान में देख सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, एक तो वो रामसर साइट, दूसरा कहां है तो ये है कर्नाटका में। ठीक है, और तीसरा वहां जो स्पीशीज है, तो जो पॉपुलेशन है चाहे वो किसी की भी हो, वो थोड़ा सा बर्ड्स की हो वो मालूम होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट यू सी कर्नाटका की ही एक और लोकेशन है दैट इज आघनशिन मगड़ी। सो आघनशनी एस्चुरी आप बोल सकते हैं, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो बट पर्पस इज कि आपको ये सारी चीजें पता हो। इट इज फॉर्म्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ आघनशनी रिवर विद अरेबियन सी। ब्रैकिश वाटर है ऑफ द एस्चुरी, सो इट प्रोवाइड्स डाइवर्स इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्लड एंड इरोजन रिस्क मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। फिर उसके बाद आपका एक और कंजर्वेशन रिजर्व है मगडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, मैन मेड वेटलैंड है विच वॉज कंस्ट्रक्टेड किस लिए? रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए। 2 वल्नरेबल स्पीशीज, एक है कॉमन पोचर्ड एंड रिवर टेरन, एंड 4 न्यू थ्रेटेंड स्पीशीज, ओरिएंटल डार्टर ब्लैक हेडेड इबिस, वुक नेडेड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगी ये वेटलैंड के अंदर। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गूस। तो ये स्पीशीज के नाम ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। और ये जो रामसर साइट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु की बर्ड सेंचुरी है करेवती बर्ड सेंचुरी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद एक है लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो एडेड। अपना जो नाम है ये बनता है सोलाई, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से नाम पड़ता है इसका। शोला हमने बहुत बार अपने ज्योग्राफी में एनवायरमेंट सेक्शन में पढ़ा है। नीलगिरी, अनामलाई, पालनी हिल्स, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, मुदुनथुराई, दे आर फाउंड देयर, राइट। बहुत बहुत सुंदर है, मतलब घूमना। जैसे एक इंटरव्यू मैंने देखा था पंकज त्रिपाठी जी का, तो एक ऐसे कभी कभी दिख जाता है, तो ही वॉज सेइंग, बहुत वो एक रील वायरल भी हुई थी कि ना इंडिया ज़रूर घूमो, चाहे वो कहीं नहीं गए वैसे भी। मतलब आई ऑल्सो पर्सनली फील कि जब हम जाते हैं, नेचर देखते हैं,
जब मुझे मौका मिला साउथ घूमने का, सो ब्यूटीफुल, जब मैं ये देखती हूँ नीलगिरीज, कन्याकुमारी, मुदुनथराई, पलनी हिल्स, सो आई विजिटेड दीज प्लेसेस, वेरी ब्यूटीफुल, वंस इन लाइफ ज़रूर जाना ज़रूर। ठीक है जी, अभी ये मत बोलना कि हम पढ़ाई छोड़ के कल अपना प्लान बना रहे हैं, वैसा नहीं, एग्जाम पास आ रहा है, बट वंस इन लाइफ। So these forested wetlands serve as habitats for globally endangered Nilgiri laughing thrush, Nilgiri blue robin and vulnerable Nilgiri wood pigeon. सिंपल सी बात है, 3 चीजें एक टेबुलर फॉर्म में कर लो। रामसर साइट्स जब अपना मैप लोगे ना, वो सारी पढ़ लेना, और यहाँ पर जो ये हमने 5 डिस्कस करी है मैप में लोकेट कर लेना, और यहाँ पर कौन सी स्पीशीज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। When I was visiting South, I had a chance to visit Auroville also. बहुत ही शांति, पीस, सुकून, राइट। Auroville एक्सपोजर टूर, इट इज इन न्यूज। सो जब एक भारत, एज अ पार्ट ऑफ दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, students participated in the Auroville exposure tour as a part of this initiative. टूर का एम है ताकि बच्चों को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस हो इन सस्टेनेबल लिविंग। ऑरोविल जो है, इट इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिवर्सल टाउनशिप, जो कि दैट इज करंटली अंडर डेवलपमेंट। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये सिचुएटेड है। पुडुचेरी एक्सटेंड करता है विद सम पार्ट्स ऑफ इट। सो 1968 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड। इट वाज फाउंडेड बाय मीरा अल्फासा इन 1968, राइट। सो गोल क्या था? गोल है ऑफ रियलाइजिंग श्री औरोबिंदोज विजन, दैट इज ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ। ठीक है, officially endorsed by UNESCO also in 1966. Auroville focuses on sustainable living practices. It addresses future culture, environment, social and spiritual needs of humanity, right? So that is what it is. Then you have Marthand Sun Temple. Some people forced their way into the ASI protected Marthand Sun Temple. तो कहाँ पड़ता है ये टेम्पल, और इसके बारे में जो बातें हैं वो देख लेते हैं। अनंतनाग, कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पड़ता है। ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, और सूर्य संस्कृत में इट इज सिनोनिम, संस्कृत का सिनोनिम है। तो मार्तंड इज अनदर संस्कृत सिनोनिम फॉर सूर्य। इट वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 8th century। तो किसने कंस्ट्रक्ट किया था वो आपके ना, ये आपके ऐसी चीजें जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम से भी यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है। ललितादित्य मुक्तोपिद कारकोटा, राइट। तो इट वाज बिल्ड बाय ललितादित्य मुक्तोपिद एंड इट वाज द 3rd रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, तो डायनेस्टी का नाम ध्यान में रखिएगा और कौन से किंग इससे जुड़े हुए हैं जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। फीचर की बात करूं तो बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर है, जहां पर वेयर द लोकल कश्मीरी स्टाइल इज ब्लेंडेड विद द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुप्ता, चाइनीज, गंधारा, रोमन, ग्रीक। टेम्पल जो है वो लोकेटेड है ऑन द टॉप ऑफ अ प्लेटू, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है एंटायरली आउट ऑफ स्टोन। It stands in the middle of large courtyard with 86 fluted columns. Courtyard is connected to main shrine, जहां पर sun god's idol was installed. तो features में basically आप इतना ध्यान में रख सकते हैं। It is located where? It is constructed entirely out of stone. ये important है, और इसका architecture, ये 2 points ध्यान में रखना enough है। ये जो कंस्ट्रक्शन है इस टेम्पल की, जब फीचर्स की बात कर ही रहे हैं, सो मेन श्राइन वॉज प्लान इन अ वे दैट जब सनराइज हो, सनसेट हो, तो सनलाइट विल डायरेक्टली इलिमिनेट द आइडल इनसाइड, राइट। तो जो सेंट्रल श्राइन है दैट इज कॉल्ड विमान इज क्वाइट टॉल। इट इज स्टैंडिंग अराउंड 60 feet एंड बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स हैं डिपिक्टिंग वेरियस हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। और साथ में मेन सन टेम्पल के पास आप देखना 84 स्मॉलर श्राइन्स भी हैं दैट आर पोजीशन्ड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। हिस्टोरिकल बात करूं थोड़ी सी इसके साथ, तो इट इज बिलीव टू हैव बीन डिमोलिश्ड बाय सुल्तान सिकंदर शाह मीरी हु रूल्ड कश्मीर 1389 से 1413 तक। ठीक है, सो इसका एक हिस्टोरिकल इवेंट है। दिस इवेंट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ दिस मैग्निफिसेंट टेम्पल, इट इज बिलीव्ड। ठीक है जी, लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज योर ब्लू टंग डिसीज। चाइना हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ ruminants and its related products from Iraq. किस लिए? Because of the outbreak of this blue tongue disease. क्या होता है ये? नॉन कंटेजियस है, एक से दूसरे में नहीं फैलती, ऐसे नहीं होता है। वायरल डिसीज है,
डोमेस्टिक और वाइल्ड जो एनिमल्स हैं लाइक गोट्स, बफेलोज, एंटीलोप, कैटल्स, डियर, कैमल्स, उनमें होती है। इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है, वही जैसे कोई इन्फेक्टेड है, इंसेक्ट ने काटा और फिर उसके बाद उस दूसरे एनिमल को काटा, तो वैसे ये वेक्टर बॉर्न आप जैसे हम लगाते हैं ना, वैसे। सो द वायरस विच कॉजेज दिस डिसीज इज आइडेंटिफाइड एज अ मेंबर ऑफ रियोविरिडे फैमिली, transmitted by insects, particularly biting midges of Cuculicoids species. 24 different serotypes have been identified and the ability of each strain to cause disease varies considerably, doesn't matter. सिम्टम्स की बात करूं तो यहाँ पर जिनको भी ये होता है, जिन स्पीशीज को, सो सिवियरिटी ऑफ दिस डिसीज डिपेंड करती है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्पीशीज। जिससे किसी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हैं रिजल्टिंग इनटू द डेथ, जैसे शीप में वेट लॉस या फिर देयर विल बी डिस्ट्रप्शन इन वूल ग्रोथ। और रही बात ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की, वेयर द इंसेक्ट वेक्टर इज प्रेजेंट, वो है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी। सो द वायरस इज मेंटेन्ड इन एरियाज जहां पर क्लाइमेट जो है ऐसा क्लाइमेट होगा कि अच्छा दैट अलाउ द बाइटिंग मिजेस टू सर्वाइव ओवर विंटर। सो जो इंसेक्ट वेक्टर है वो ही is the key to the transmission of this virus between animals. So vector जो है that are infected with this BT virus after ingesting blood from the infected animals, तो फिर वो आगे spread करते हैं। वही जैसे जब आपने any vector is there that is infected with that particular BT virus, right? आपने किसी एक एनिमल को यू इंजेस्टिंग ब्लड फ्रॉम इट, दैट इज इन्फेक्टेड एनिमल, और फिर उसके बाद यू आर ट्रांसमिटिंग टू दी अदर वन। विदाउट द वेक्टर डिसीज ऐसे एनिमल टू एनिमल स्प्रेड नहीं होती है, राइट? एंड बीटी वायरस ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू आउट द ईयर, पर्टिकुलरली जब रेनी पीरियड होता है, बारिशों के टाइम पे। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।